हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दिवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर जयपुर। आज मैं आपको CA-125 के बारे में बताऊंगी। CA-125 क्या टेस्ट होता है और ये कब करा जाता है और ये किन कंडीशंस में बढ़ जाता है, और अगर ये बढ़ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो CA-125 मतलब कैंसर एंटीजन 125 एक प्रोटीन होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है, और ये बहुत सारी कंडीशंस में इसकी वैल्यू ब्लड में बढ़ जाती है। कौन कौन सी कंडीशंस में ब्लड में बढ़ जाती है? कैंसरस कंडीशंस भी होती हैं, नॉन कैंसरस कंडीशंस भी होती हैं। तो जो नॉन कैंसरस कंडीशंस हैं जिनके अंदर CA-125 बढ़ जाता है वो होता है इन्फेक्शन। मतलब अगर गर्भाशय या बच्चेदानी का इन्फेक्शन होगा तो CA-125 बढ़ जाएगा। लिवर का इन्फेक्शन होगा तो भी CA-125 बढ़ जाएगा। पेरिटोनाइटिस मतलब पेट में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन होंगे तो भी CA-125 बढ़ जाएगा। उसके अलावा CA-125 जो नॉन कैंसरस कंडीशन है, एंडोमेट्रियोसिस, जो काफ़ी कॉमन होती है फीमेल्स में, उसके अंदर CA-125 की वैल्यू बढ़ जाती है। कैंसरस कंडीशन जो गायनेकोलॉजी मतलब स्त्री रोग संबंधित कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें CA-125 बढ़ जाता है, तो हम CA-125 करवाते हैं ओवरी के कैंसर में। जब हमें सस्पिशन ज़्यादा होता है कि भाई ये जो ओवरी में गांठ दिख रही है इसमें कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है, तो हम ये कैसे चेक करें कि इसमें कैंसर है? क्योंकि वैसे तो कैंसर कंफर्म करने के लिए हमें सिर्फ बायोप्सी ही एकमात्र तरीका होता है जिससे कंफर्मेशन होता है कि ये कैंसर है। अब ओवरी तो होती है वो पेशेंट के पेट में होती है, तो ओवरी की बायोप्सी कैसे लेंगे? इसलिए फिर हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, जिसके अंदर जो कॉमनली यूज्ड मेथड है वो एक CA-125 का टेस्ट है। उसके अलावा कुछ और ट्यूमर मार्कर्स भी होते हैं जिनके बारे में आज मैं डिस्कस नहीं करूँगी। आज मैं सिर्फ आपको CA-125 के बारे में ही बताना चाहती हूँ। CA-125 का वैल्यू अगर ओवेरियन कैंसर जिस पेशेंट में सस्पिशन हाई होता है, किन पेशेंट में सस्पिशन हाई होता है? जिनमें ओवरी की गांठ का साइज़ बहुत बड़ा हो। सोनोग्राफी जब करें तो सोनोग्राफी में मल्टीलॉक्यूलेटेड कॉम्प्लेक्स सिस्ट दिखाई दे, सिस्ट जिसमें सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट दोनों हो। ये सब चीज़ें कौन बताता है? अब पेशेंट को तो नहीं पता होता कि इस पेशेंट में पॉसिबिलिटी मेरे में ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा है, किस में ज़्यादा है। ये पॉसिबिलिटी बताते हैं सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर्स। जो सोनोग्राफी वाला करने वाला डॉक्टर होता है उसको सोनोग्राफी करके, जैसे कि मुझे भी जब मैं सोनोग्राफी करती हूँ और ओवरी में मुझे गांठ दिखाई देती है तो मुझे एक आइडिया लग जाता है कि इसमें कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है, तो इसके ये सारे टेस्ट करा लो क्योंकि फिर हम शायद कुछ मिस कर जाएंगे। CA-125 के लेवल जो हैं ये ओवेरियन कैंसर्स में उनमें ज़्यादा कॉमनली बड़े होते हैं, जिनके कैंसर जो होते हैं वो 40 ईयर्स की उम्र के बाद ज़्यादा होते हैं। CA-125 आजकल यंगर एज ग्रुप में जो कैंसर्स होते हैं उनमें भी देखा गया है। तो आजकल हम वैसे इन रूटीन अगर यंगर पेशेंट में भी कैंसर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है तो हम CA-125 पेशेंट का कराते हैं। CA-125 के जो मार्जिनली इंक्रीज्ड वैल्यूज़ होते हैं, जो 35 से 100 के बीच में होते हैं, उनमें हमारा सस्पिशन कैंसर का लो रहता है, बट स्टिल हमारे माइंड में रहता है कि हाँ इस पेशेंट में कैंसर होने की एक पॉसिबिलिटी है। तो मान लीजिए मैंने आज एक 35 ईयर्स की लेडी में ओवरी में एक गांठ देखी जिसमें मुझे कैंसर का सस्पिशन ज़्यादा लगा, और उसके अंदर CA-125 का वैल्यू आ गया 90। ठीक है, तो अब मैं पेशेंट की फैमिली को और उसको काउंसिल करना शुरू करूँगी कि भाई ये ओवरी में गांठ है, इसमें पॉसिबिलिटी ऐसी लग रही है, पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है। ये तो कंफर्म तभी होगा जब हम ओवरी में से टिश्यू निकाल के बायोप्सी करेंगे और उसके बाद फिर पेशेंट की फर्दर ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। तो फिर मैं कई बार जब मुझे सस्पिशन हाई होता है तो बिफोर टेकिंग द पेशेंट इन OT मैं पेशेंट का कंट्रास्ट CT भी करा लेती हूँ, जिसके अंदर हम ये चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई लिम्फ नोड्स एनलार्ज्ड या फिर जो ट्यूमर का स्प्रेड है वो कहीं और तो नहीं है, जो हमें पहले ही ये एविडेंस दे रहा है कि हाँ भाई ये कैंसर ही है, कैंसर ना होने की संभावना कम है। मान लीजिए ये सारे टेस्ट भी हमने करा लिए और ये सारे नॉर्मल आ गए। अब हमारे पास दो ही चीज़ हैं, सोनोग्राफी एंड CA-125 वैल्यूज़। इन पेशेंट्स को हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ के लिए लेते हैं। पेशेंट को ये समझाते हैं कि ऑपरेशन के दौरान जो गांठ है उसको हम बायोप्सी के लिए भेजेंगे ऑपरेशन के दौरान ही, जिसको कि फ्रोज़न सेक्शन कहा जाता है। फिर हम OT के दौरान पेशेंट की बायोप्सी भेज देते हैं और उसका रिपोर्ट 40 to 45 मिनट्स में आ जाता है। उस टाइम तक पेशेंट एनेस्थीसिया में ही रहता है और फ्रोज़न सेक्शन की रिपोर्ट के हिसाब से हम पेशेंट का आगे का ट्रीटमेंट करते हैं। मान लीजिए फ्रोज़न सेक्शन नॉर्मल आ गया, उसमें कोई कैंसर वैंसर नहीं आया, सर्जरी तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ओवरी की गांठ हम निकाल चुके हैं, हम सिंपली ब्लीडिंग कंफर्म कर लेते हैं, सब कुछ ठीक है तो एब्डोमेन क्लोज कर देते हैं, पेशेंट का एनेस्थीसिया विड्रॉ कर लेते हैं और पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर देते हैं। इन केस अगर उसमें कैंसर आता है तो किसी भी ओवेरियन कैंसर के पेशेंट की सर्जरी ओपन सर्जरी की जाती है, तो पेशेंट का एब्डोमेन ओपन करा जाता है और फिर ऑपरेशन का नाम, जिसको कि सर्जिकल स्टेजिंग कहा जाता है,
वो किया जाता है। तो मान लीजिए पेशेंट का CA 125 बढ़ा हुआ था, सोनोग्राफी में भी ख़राब था, फ्रोजन सेक्शन पॉजिटिव आ गया, तो फिर पेशेंट की फैमिली को जाकर बाहर एक्सप्लेन करा जाएगा। पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के पहले सब चीज़ें बता दी गई थी और उसको बताया गया था कि भाई अगर ओवेरियन कैंसर होगा तो इतना इतना ऑपरेशन करा जाएगा, आपके शरीर में से ये निकाला जाएगा, वो निकाला जाएगा, ताकि जो ऑपरेशन है, जो कैंसर की सर्जरी है, वो सक्सेसफुली कंप्लीट की जा सके। उस ऑपरेशन का नाम होता है सर्जिकल स्टेजिंग, जो कि अराउंड 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स की सर्जरी होती है। और सर्जरी के बाद पेशेंट को वार्ड में या ICU में शिफ्ट कर दिया जाता है और फिर फर्दर बायोप्सी की रिपोर्ट की वेट की जाती है। जो भी रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट का फर्दर ट्रीटमेंट ज़रूरत है कि नहीं, पेशेंट प्रेगनेंसी प्लान कर सकता है कि नहीं, पेशेंट को कीमोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। थैंक यू।